परिधि न्यूज़ अपनी श्रृंखला फादर्स डे पर जो लेकर आया है और बड़ा गर्व हो रहा है। हम आज मुखातिब हो रहे हैं बैतूल ज़िले के तेज तर्रार ईमानदार कलेक्टर साहब हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी। सर, स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। और शुरुआत करते हैं परिधि न्यूज़ में। हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा जानना चाहेंगे। किस तरह का सफ़र रहा, भाई बहन और जो है माता पिता ने किस तरह से संघर्ष किया? देखिए, मैं इंदौर के एक छोटे से मोहल्ले से रहने वाला हूँ। काफ़ी ट्रेडिशन मोहल्ला है। वैसे तो नाम उसका बच्चे बाज़ार है, लेकिन कभी हमने पीढ़ियों से वहाँ पे उस मार्केट को देखा नहीं। पर ये बात ज़रूर है कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, संभवतः उसी मोहल्ले के नाम पे इंदौर का नाम इंदौर पड़ा। इंद्रेश्वर मार्ग उसको बोलते हैं। तो वहाँ एक इंद्र भगवान का मंदिर है, उसी से उस इंदौर नगर का नाम इंदौर पड़ा और आज फिर बाद में वो धीरे धीरे इंदौर हुआ। पिताजी एक छोटा सा परिवार है। पिताजी थे, उनकी 2 बहनें थी, हम 5 भाई बहन थे। दुर्भाग्य से एक ब्रदर नहीं है, बाकी 2 भाई बहन हम हैं। परिवार में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो बड़े होने के नाते जल्दी ही जिम्मेदारियां भी आप पर आई होगी। हाँ, निश्चित रूप से पिताजी ने, या हालांकि इन जिम्मेदारियों को बहुत जल्दी नहीं आने दिया जी, लेकिन पिताजी के प्रेरणा से और पिताजी के दबाव से और पिताजी के डर से, उसको दबाव और डर नहीं बोलेंगे, उसको पिताजी की प्रेरणा बोलेंगे। लेकिन बच्चे सामान्यतः उसको दबाव या डर मानते हैं बच्चे का, लेकिन अनुशासन भी पिता का अनुशासन होता है वो। तो पिताजी का अनुशासन और पिताजी की प्रेरणा, जिसको कभी कभी लोग डर से या भय से दबाव बोलते हैं, वो उसके कारण जल्दी सेवा में आया। और उसके बाद में फिर मेरी जो शासकीय सेवा का सफ़र शुरू हुआ। और स्वाभाविक एक बार आदमी जब शासकीय सेवा में आता है तो उसको पारिवारिक दायित्व का निभाने में अवसर मिलता है, या वो स्वतः उसमें सम्मिलित हो जाता है। जी सर, क्या चुनौतियाँ रही अब तक के सफ़र में आपके लिए? देखिए, चुनौतियाँ तो मेरा मानना है कि जिस परिवेश में हम लोग पले बढ़े, पिताजी का जो स्वाभाविकता है, पिताजी सिंपली वो क्लर्क थे, बाद में फिर वो डिप्टी सेक्रेटरी हुए, बात की बात है। वो उनका अपना वजूद था, वो उनका अपना कौशल था। लेकिन चूँकि पिताजी क्लर्क थे तो परिवार बड़ा था, 5 बच्चे, भाई बहन, माता पिता बड़ा था। तो उस परिवार में पलना, बड़ा होना तो एक आर्थिक अभाव और दूसरी चीज़ें उसमें सम्मिलित रही हमेशा। तो इस तरह से हम लोगों के सामने बड़ी समस्या तो आर्थिक अभाव थी। उसके बाद में फिर जिस मोहल्ले में हम रहते थे, उस मोहल्ले से उठना वो भी एक बड़ा टास्क था। तो वो पिताजी और सब लोगों ने करा। और ये स्वाभाविक, हालांकि जड़ है, लेकिन फिर भी एक दूसरा भाव वो था। और फिर तीसरी बात क्या है कि ट्रांजिशन पीरियड में हम लोग रहे। जो हमारी उम्र के लोग हैं वो ट्रांजिशन पीरियड में है, क्योंकि ना हम पुराने समय में थे ना नए समय में थे, दोनों के बीच की आज भी वो स्थिति हमारे साथ में लगातार हम इस एज ग्रुप के लोग के साथ में चली आ रही है। तो ये 3 बड़े टास्क थे जिसके अंदर गया, जिसमें हमें समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ना था, और वो हम आगे बढ़े भी। आर्थिक अभाव तो रहा, तो स्वाभाविक है कि छोटी नौकरियां भी करी, डेली वेजेस पे भी हम लोग रहे। पिताजी के जो कार्यालय थे उसी में हम लोग थे डेली वेजेस पे। उसके बाद में फिर फूड इंस्पेक्टर का हमने दिया, तो फूड इंस्पेक्टर ग्रुप में चयनित हुए। साल 6 महीने नौकरी वो करी। फिर नायब तहसीलदार बने। नायब तहसीलदार में 6-8 महीने काम करा। फिर डिप्टी कलेक्टर बने, और फिर उसको इस तरह से सिलसिला अनवरत चलते रहा। और आज बैतूल जिले की जो इस पोस्टिंग में है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। सर, पिता का कौन सा ऐसा गुण है जो आपको ऐसा लगता है कि उस मामले में बिल्कुल मैं पिता के जैसे हूँ? देखिए, पिता का जो गुण होता है ना, वो उत्तरदायित्व का गुण बहुत बड़ा होता है। हाँ जी। एक पिता जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के लिए उत्तरदायित्व या की प्रेरणा होता है कि हम टास्क को कैसे ले अपने। एक पिता चाहे कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अरबपति हो, या कोई भी हो, अगर जनरली
इंसान को हम छोटे अच्छे और बुरे कैटेगरी में भी डालते हैं। तो अगर कोई इंसान अगर अच्छा भी होगा या बुरा भी होगा तो उसके पास अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का एक उत्तरदायित्व लेने का एक जो वो होता है, संबल होता है, वो मेरे ख्याल से पिता के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। पिता का बहुत महत्व होता है। उत्तरदायित्व नहीं होगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जैसा आपने बताया कि आप 5 भाई बहन थे, तो सबसे ज़्यादा उद्यमी कौन था सर? देखिए, उद्यमी में हमारे बड़े भैया थे, काफ़ी उद्यमी थे जी। क्योंकि परिवार की पहली संतान थे तो निश्चित रूप से दादा, बाबा और नाना नानी और पिताजी सबके लिए और माता के लिए बड़े वो थे। तो उनकी काफ़ी सारी स्मृतियाँ हमारे मन में है जो हमें हमेशा एक नया पथ प्रदर्शन करती है। स्वाभाविक है, निश्चित रूप से ये सब कहने की बातें नहीं है, ये कि अपन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बातें कहने में आ रही है, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन एक जो अच्छा इंसान होता है, जो एक अच्छा व्यक्तित्व होता है, जिसको आगे बढ़ने की ललक होती है, जिसको कुछ सीखने की ललक होती है, वो शैतानियों से भी सीखता है। हाँ जी। कि मैंने क्या शैतानी करी, सबसे छोटा बच्चा क्या शैतानी करता है, बड़ा बच्चा परिवार का क्या शैतानी करता है। और उस शैतानी में जो भाव होते हैं, जो लेसन होते हैं, उनको सीखने की बात होती। तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला। देखिए, मैं बताऊँ आपको, भैया का पढ़ने में मन नहीं लगता था, शैतानी करते थे। और वो स्कूल से जिसको बोलते ना बंक मारना, या स्कूल से गायब हो जाना, या तड़ी मारना जिसको बोलते हैं, तो वो खूब तड़ी मारा करते थे। वो हमारे लिए आदरणीय है। उनके बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर भी हैं, लेकिन उनका पढ़ाई में मन लगता था, उनका दूसरी चीज़ों में अच्छा मन लगता था कि मैं ये काम कैसे अच्छा करूँ। उनका क्या होता था कि मैकेनिकल वे में बहुत ज़्यादा था, तो छोटे छोटे बातें बहुत अच्छी करते थे। तो हमने देखा कि भैया बंक मारते अपने को, तो पिताजी इसकी डांट खाते थे। तो बंक और वो डांट, उससे हमारा डर हुआ। वो डर हुआ तो हमने उससे प्रेरणा ली, तो हम पढ़े, वो पढ़ के फिर आज यहाँ पे। जैसे कहते कि हंडी में एक चावल देख लो तो बाकी चावल पके हुए मान लिए जाते, तो ऐसा था कि फिर भैया को डांट पड़ती होगी तो बाकी सभी सही हो जाते, सब सरेंडर हो जाते थे। जी, ये बढ़िया। आज सर, बैतूल ज़िले के संदर्भ में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप करीब 2 वर्षों से बैतूल में पदस्थ हैं। किस तरह से यहाँ का जो व्यवस्थाएँ हैं और किस तरह से ज़िले में विकास की संभावनाएँ हैं? देखिए, मेरा खुशकिस्मती है कि मैं बैतूल ज़िले में हूँ और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि बैतूल में हमने राजस्व को ऊंचाइयाँ देने की कोशिश की है और दूसरे भी मैं अभी बताऊँगा आपको। लेकिन चूँकि बैतूल ज़िला ट्राइबल ज़िला है, यहाँ विकास की काफ़ी सारी संभावना है। देखिए, सरकार तो विकास को बहुत मन से चाहती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका जो विकास के लिए हमेशा एक कड़ा संदेश होता है। पर सबसे ज़्यादा जो भाव, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो नीचे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, कलेक्टर की और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल की होती है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल डेडिकेटेड होंगे, समर्पित होंगे तो विकास को आगे बढ़ा देंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे। ये भाव हमेशा यहाँ बना रहा और सभी अधिकारियों ने यहाँ पे अच्छा काम किया और इसी कारण से आज बैतूल ज़िला काफ़ी ऊंचाइयाँ लिए हुए है। देखिए, यहाँ पे आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। फॉरेस्ट से एक अच्छा जो फिनेंस जनरेट होता है तो वो शासन को प्राप्त होता है। यहाँ पे जो अपना जिला पंचायत है उसके बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुपों के संबंध में लेके बहुत अच्छी चीज़ें सामने लोगों के आ रही है। जो अक्षत जैन हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा रेवेन्यू में अपना अच्छा है। रेवेन्यू में हम लोग लगातार अच्छे कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी फाइनेंशियल ईयर में हम हमारा 5वां स्थान था और नंबर ऑफ केसेस के निराकरण में हम तो काफ़ी आगे थे। प्रदेश में भी अग्रणी रहे हैं कई मामलों में। इसके अलावा फिर हम लोग देखें तो फिर हम लोगों ने एक पेड़ माँ का अभियान जो अभियान था उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी स्थिति प्रथम 3 में रही और आज तो प्रथम 1 में है। जगह उसके जो विभिन्न कंपोनेंट थे तो प्रथम 1 में आती है।
बात करेंगे तो हम आयुष्मान कार्ड में देखिए, आयुष्मान कार्ड में हम लोगों का प्रथम हमने 100% अचीव किया है, और जो 70+ के आयुष्मान कार्ड है उसमें हम बहुत आगे हैं। बात अगर हम करेंगे पीएचई की, तो जल जीवन के कामों में हमारा जो ये 2,60,65,000 का टारगेट था नल कनेक्शन देने का, उसमें हम जो आज तक हमको जो हमारा करना था वो 100% हम कर चुके हैं। बाकी 10% काम जो जल निगम का है वो उनकी योजनाओं के साथ होगा। तो आज हमारी उसमें प्रदेश में 6ठी रैंकिंग है। पीएम विश्वकर्मा में हम लोगों ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा जो अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था में भी हम लोगों ने ऐसा कोई अवसर नहीं आने दिया है कि किसी प्रकार की समस्या हो। लगातार लोगों की शिकायतों के निराकरण में शिकायतें खूब आती है, इस बात में कोई दो मत नहीं, वो अनवरत सिलसिला है शिकायतों। वो तो जागरूक होने की भी निशानी है कि आपका नागरिक जो है जागरूक है, इसलिए शिकायत करता है, तो वो भी बात है। लेकिन हम ये बताएं कि सेम हेल्पलाइन में हम लगातार ए ग्रेड में, ए ग्रेड जो होता है 80% से ऊपर का होता है, तो वो हम लगातार ए ग्रेड की शिकायतों के निराकरण में कर रहे हैं। लोक सेवा गारंटी में जितने आवेदन पत्र आते हैं, हमारे 100% आवेदन पत्र जो होते हैं वो समय सीमा में आज की स्थिति में निराकरण कर रहे हैं। तो ये सुशासन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वरिष्ठ अधिकारियों का जो है वो हम लोग बहुत अच्छा उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अगर हम कंपोनेंट देखेंगे, जो विभागीय योजनाएं वगैरह वगैरह होती है, उसमें भी इस ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उन्होंने अपना अच्छा प्रदान करने की कार्रवाई की है। और सब ऑलमोस्ट हमारे जो एनुअल जो टारगेट होते हैं वो 100% की तरफ जाते हैं। इस बार की जो राजस्व रिकवरी करी थी हम लोगों ने, वो भी अब तक की सबसे अधिक रिकवरी थी। कई डिपार्टमेंट ने जो उनकी क्षमताएं हैं उनसे अधिक भी करा है। जो विभिन्न प्रकार के रेलवे के या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड के भूअर्जन के काम है, वो समय समय पे हम लोगों ने बहुत अच्छी स्थिति में आगे बढ़ाए हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में डीएमएफ के माध्यम से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए थे, वो यंग एंटरप्रेन्योर के साथ में उनका जो शेयरिंग हो रही है, तो एक जो स्टार्टअप हो रहे हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ शुरू करे हैं, वो आने वाले समय में अच्छा क्रियान्वित रूप लेंगे। हमारा एक मार्ट बन रहा है जिसको बोलते हैं SHG के को लोगों जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको शहर में रोज़गार देने के लिए हम एक जो कमर्शियल एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिला पंचायत के माध्यम से, वो आने वाले समय में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो SHG ग्रुप है उनको एक अच्छा स्थान प्रदान करेगा। वो नगरीय क्षेत्र के लोगों के साथ में अच्छी सहभागिता कंपटीशन कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, वो जिला पंचायत में हम लोगों के माध्यम से दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बैतूल का अपना एक स्वभाव भी है, जिसके कारण ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी आती है। बैतूल के लोग बड़े शानदार किस्म के हैं, बड़े शानदार उनका नेचर है, शांति प्रिय लोग हैं, जो किसी भी प्रकार की फालतू की झंझावत में पड़ते नहीं है। तो बड़ा अच्छा एक है। तो ये श्रेय पूरा बैतूल के नागरिकों को जाता है कि वो अपनी सहभागिता विकास के कामों में निभाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कई कन्फ्लिक्ट होते हैं, कई शासन की कोई योजनाओं में थोड़ी थोड़ी खामियां होती हैं, उसको समय समय पर हम लोग रेक्टिफिकेशन भी करते हैं। तो ओवरऑल बैतूल बेहतरीन है। और आने वाले समय में यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं यहाँ के सभी के सभी। देखिए जो जनता की छवि होती है, हाँ, जो जनता की छवि होती है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से परिलक्षित होती है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामने आती है। तो मैंने देखा यहाँ पे इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, इतना बेहतरीन उनका विज़न, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो उससे मुझे प्रेरणा भी मिलती है। उसी के कारण से सारे जो ऑफिसर है वो काम भी करते हैं और हमें रिजल्ट देने में भी मतलब वो मार्गदर्शक के रूप में काम आता है। सर, आपकी कार्यशैली को लेकर हमेशा आप चर्चा में रहते हैं। जैसे कभी एक दो बार ऐसे बीच में भी ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग महिला आई, उसकी ज़मीन का शायद अधिग्रहण किसी ने कर लिया था, तो आपने उन्हें अपनी कार में बिठाया और सीधे आप मौके पर पहुंच गए। ऐसा
पहले भी पदस्थापनाओं में आपने जो किया था, निश्चित रूप से बिल्कुल सही बोला, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। देखिए जनरली बहुत सारे जो लोग होते हैं ना जी, उसमें मैं सभी प्रकार के लोगों की बात कर रहा हूँ। कलेक्टर का काम किसी कमरे में बैठना नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर कलेक्टर कमरे में बैठ जाएंगे तो बाहर कुछ देख नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कलेक्टर को बैठ के अपना डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, अपनी दूसरी चीज़ें करना चाहिए। और कलेक्टर एक ऐसी संस्था है कि उसको बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। सुनाई भी देता है आप लोगों के माध्यम से भी, सुनाई देता दूसरे माध्यम से भी रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि कलेक्टर संस्था ऐसी है जो सभी विभागों में जो 40, 50, 60 जितने भी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करे। अब उन 40, 50, 60 जो भी डिपार्टमेंट है उनका संबंध किससे? आमजन से। तो कलेक्टर जब तक लोगों के पास जाएंगे नहीं, लोगों के गले में हाथ नहीं डालेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों की समस्याओं के लिए इस तरह से जाएंगे नहीं मौके पे, अस्पताल में, दूसरी और जगह या अतिक्रमण में या अवैध कॉलोनी में या और कई दूसरी चीज़ों के लिए, हेल्थ इत्यादि की सर्विसेज के लिए, तो तब तक फिर कलेक्टर का मतलब नहीं फिर है। बात वो भी है ना कि सर, कानों से सुनी बात और आंखों से देखी बातों में काफ़ी अंतर होता है। इसलिए मैंने देखा है, देखो मैं चाहे मैं ये मेरा जो भी 2-3 ज़िले में मैंने जो कलेक्ट्री करी है या जो मैंने एसडीएमशिप करी है या एडीएमशिप करी है, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं मौके पे चले जाऊँ जी, और ये मैं सहज रूप से जाता हूँ। उसका इफेक्ट भी पड़ता है, बाकी जो तंत्र है वो भी सक्रिय हो जाता है कि जब हमारे कलेक्टर जमीन तक जा सकते हैं तो हम क्यों उस कुर्सियों पे करना ही पड़ेगा, वो अपने को जाना पड़ेगा जी। तो ये बात है। और जब तक नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं है। अब जैसे वो जो अम्मा की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी दूसरे भी उदाहरण है। मैं 3 बजे अस्पताल में भी गया रात को कई बार। वो अम्मा को फिर जैसा पता पड़ा तो फिर हम लोगों ने अम्मा के वो जब उनकी ज़मीन का जो कब्जे वाली बात थी, उनको ज़मीन का कब्जा दिलाया गया। और साथ में फिर अम्मा का जो मकान का छत था वो किसी का मकान कब्जे में था, फिर अम्मा की छत को हम लोगों ने रिनोवेशन कराया पूरे मकान का। तो वो जो उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो वो बताता है कि लोक सहृदय है। आवश्यकता सरकारी कर्मचारियों को मौके पे जाके लोगों से और आवेदकों से बात करने की है। तो इसीलिए मैं कलेक्ट्री करने के बजाय मैं मौके पे लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, जनसुनवाई के लिए तो सारे विभाग हैं, लेकिन फिर भी भीड़ कलेक्टर से ही उम्मीद क्यों करती है? वो तो देखिए उसमें ये है कि कलेक्टर जो होता है वो किसी भी जैसे मैंने बताया ना कि जो परिवार जो होता है जी, तो परिवार में जो मुखिया होता है, जैसे अभी बात हुई थी अपने कि पिता का क्या रोल होता है, उत्तरदायित्व का होता है। तो वैसे हर विभाग निसंदेह रूप से अपने लिए अपने काम के लिए उत्तरदायी है जी। लेकिन बहुत सारे भाइयों में एक बड़ा भाई भी है। हाँ, या बहुत सारे परिवारों के बीच में एक पिता भी है। तो स्वाभाविक है कि हर जैसे परिवार में पिता का उत्तरदायित्व की बात होती है, हर परिवार का सदस्य अपने पिता के पास अपनी बातों के लिए आता है। वैसे ही आमजन भी चाहती है कि ये इसका हेड इस संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का डिस्ट्रिक्ट हेड है वो कलेक्टर है। कलेक्टर के पास जाएंगे तो हमारी समस्याओं का हो सकता है जल्दी निराकरण करें। हो सकता है कि हम अपनी बातों को अच्छी तरह से रख रखें। या खूब सारे शिकायतकर्ता ऐसे होते हैं, खूब सारे आवेदक ऐसे होते हैं जो विभिन्न कारणों से अपात्र होते हैं, तो वो अपनी बात रखना चाहते हैं। तो हो सकता है उसका बीच कोई मध्यम मार्ग निकल जाए। हालांकि जो चीज़ें होती है नियमों से होती है, प्रक्रिया से होती है, लेकिन फिर भी हर आदमी अपना बात, अपना पक्ष कलेक्टर के सामने रखना चाहता है। इसलिए लोग कलेक्टर से ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। और इसलिए मैंने बोला कि कलेक्टर को अपने काम के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने कमरे से निकल के फील्ड में जाना पड़ेगा जी। तो उसको और आमजन को भी और दूसरे लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि कलेक्टर अगर क्षेत्र में जा रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, तो वो समय की मांग है, वो आमजन की मांग है और उसी से चीज़ें सकारात्मक रूप से सुलझेगी और संभलेगी। चलते चलते सर, चूँकि हालांकि पिता दिवस पर आधारित सीरीज है हमारी, लेकिन मैं जानना चाहूँगी माताजी का क्या प्रभाव रहा। पिताजी और माताजी का नाम जानते हुए मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कभी पिता के कोप का भाजन आपको बनना पड़ा है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि जो परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन पिता थे हमारे, उनका नाम मेरे पिता श्री बजरंग लाल जी सूर्यवंशी है। जैसा उनका नाम था वैसे उनका क्रोध
था और वैसे ही उनका व्यक्तित्व भी था। तो पिता का नाम, पिता ने हमेशा अपने नाम के अनुरूप, जैसा उनका नाम श्री बजरंग था तो है, तो उसी रूप में उन्होंने हमेशा गुस्सा भी दिखाया, लेकिन गुस्सा हमेशा बच्चों की भलाई के लिए और परिवार को आगे बढ़ाने के करा, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को पड़ा। और वो गुस्से का भाव मुझ में भी कभी कभी आता है। माँ जो है, माँ वाकई में हर व्यक्ति की माँ उसके लिए पूजनीय होती है, और हर माँ, हर बेटी, हर बहन मतलब के प्रति लोगों को सम्मान करना चाहिए। और मैंने उस कैरेक्टर को अपने में समाहित किया और वो दिखता भी है। वो मतलब लोगों के सामने नहीं दिखता, वो वैसे भी दिखता है, घर में भी दिखता है। तो माँ बिल्कुल हमारी एकदम बिल्कुल दयालु है बच्चों के लिए। लेकिन अगर बच्चे थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट होते थे, गुस्से में भी थी, तो वो श्रीमती हीरा देवी का पुत्र हूँ मैं। तो वैसा ही जैसा नाम है मैंने बताया वैसे उनका है। माँ हमेशा अपने परिवार में, अपने संबंधियों में, अपने घर में उसी तरह से चमकती रही है, और उसने उसी तरह उजाला अपने नाम के अनुरूप करने की कोशिश की, जिसका परिणाम है कि हम आज सभी भाई बहन एकदम लेंथ लाइन में, या यूँ बोले कि व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार में हो सकता है मेरी स्थिति नौकरी के कारण अच्छी हो, दूसरे भाइयों की स्थिति, बहनों की स्थिति उतनी ठीक ना हो, लेकिन फिर भी सबने माता के माध्यम से अपना वो करा, माता का मार्गदर्शन प्राप्त करा, माता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को आगे लेके गए, और जो पिता के जो सपने हैं उनको उन्होंने पूरा करने की कार्रवाई की, और सब अपने अपने जगह परिवार के पूरे सदस्य अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और पिता के रूप में मैंने अपने बच्चों को भी यही दिया है और कि वो अपने अपने करें। बहुत बड़े उनको सपने मैंने दिखाए नहीं हैं, वास्तविकता और धरातल पर रहने का भाव उनमें पैदा किया है, जो संभवतः आप भी कभी उनसे मिलेंगे तो देखेंगे। सर, किस तरह से सामंजस्य बिठाते हैं परिवार के बीच में, और इस तरह की एक तो चैलेंजिंग जॉब होती है कलेक्टर की, पूरे समय 24/7 ही कहीं ना कहीं बिजी होता है व्यक्ति, तो कई बार समझौता करना पड़ता होगा परिवार की परिस्थितियों से भी। निश्चित रूप से ये बड़ा कारण है सरकारी अधिकारियों को लेके। तो फिर भी मेरा मानना ये है कि मेरे लिए जो, चूँकि मैं अपना जीवन यापन सरकार की नौकरी पे करता हूँ या तो आम जनता के लिए हो, तो मेरा पहला दायित्व होता है कि आम जन के लोगों के समस्याओं का निराकरण करे। तो वो अपना दिन का समय है, हालांकि रात में भी कोई उसमें आपत्ति नहीं होती, मतलब 3-3 बजे से आपको पता है कि निकल जाता हूँ, लेकिन फिर भी उनके दायित्व का निर्वहन करना मेरा प्राथमिकता होती है आमजन के। उसके बाद में जो भी होता है, अपने पास खूब समय होता है, अपने पास घर का समय होता है, सुबह का समय होता है, शाम का समय होता है, अपने पास में आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, अपन वीडियो कॉलिंग्स हो सकती है, टेलीफोन्स होते हैं, तो इससे सबका जो समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं। कई बच्चों में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सुधारना, परिवार में कोई आवश्यकता उसको करना, तो सरकार उतनी सुविधाएं भी देती है। तो सरकार की सुविधाओं के आगे मतलब सारी चीज़ें जो बोनी हो जाती है, मतलब कि अपने आप समस्याएं सुलझ जाती है। तो इसी तरह से समस्याओं का। सर, आखिरी बात कहना चाहूँगी मैं कि यदि कोई बात जो रहता है ना दिल में रह जाती है कि मुझे ये पापा से कहना है लेकिन कह नहीं पाते हैं, यदि आप चाहें तो इस माध्यम से कह सकते हैं उन्हें। देखिए, पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन हाँ, पिताजी ने मेरे ख्याल से, चूँकि मैं काफ़ी सिद्धांतवादी थे, तो उन्होंने ये प्रयास किया कि मैं अपने बच्चों को जो दे सकूं वो दूं। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि पिताजी ने कुछ दिया नहीं हो और वो मन में कसक रह गई हो। देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं पिताजी का विज़न बताना चाहता हूं आपको कि जब मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में सिलेक्ट हुआ, तो मेरे पिताजी, हर बाप का या हर पिता का या हर पापा का या हर फादर का भाव रहता है कि वो अपने बच्चों को एक शब्द में सब कुछ दे दे।
जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे आज भी याद है कि पिताजी आए, वो उनके स्कूटर से उतरे, मैं नीचे था, रिजल्ट निकला था MPPSC का, उन्होंने मुझे गोद में लिया और अच्छा। क्योंकि एक क्लर्क जो होता है जी। वो भले ही वो उस वक्त अंडर सेक्रेटरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने वो बेसिकली तो वही थे मैं बता रहा हूँ, तो उनको बड़ा अच्छा महसूस हुआ, गर्व की बात हुई। उन्होंने मुझे ऐसे गोद में उठाया, मतलब 23 साल के आदमी को ऐसा गोद में लेके लगभग वो 100 मीटर ऐसे मोहल्ले में चले। जी। वो फिर मुझे उन्होंने उसी समय गोद से उठा के बोला कि बेटा डिप्टी कलेक्टर का जीवन कलेक्टर से शुरू होता है और कलेक्टर पे अंत होता है। उन्होंने बहुत गूढ़ भरी, मतलब रहस्य भरी बात बोली कि तुम्हारा नियंत्रण जो है वो कलेक्टर करेगा जब तक तुम डिप्टी कलेक्टर रहोगे, और तुम कलेक्टर बनोगे आखिर में। तो उन्होंने बोला कि डिप्टी कलेक्टर का जीवन कलेक्टर से शुरू होता है, कलेक्टर पे अंत होता है, इसलिए प्रयास करना कि अच्छे काम करो। देखिए, उन्होंने छोटे से शब्दों में आज भी मुझे मैं ये बात बोली, तो वो मेरे पिताजी का एक सफलता का मंत्र भी है और तो विजन सफलता का मंत्र भी दिया उन्होंने और विजन भी उन्होंने दिया। तो उसी बात को लेके चल रहे हैं और चलते रहेंगे। छोटी मोटी गलतियाँ जीवन में होती है, हर आदमी से होती है। संसार में कोई आदमी पूर्ण नहीं है। कोई अगर बोलता है कि मैं पूर्ण हूँ तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है, गलत बोलता है। अपूर्णताएं व्यक्ति में है, लेकिन अपूर्णताओं को समय समय पर दुरुस्त करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने परिधि न्यूज़ से बात की। थैंक यू, धन्यवाद आपको।